हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक सिंह। और एटॉमिक स्ट्रक्चर का छोटा सा पार्ट अपना रह गया था, ऑर्बिटल वेव फंक्शन, जो कि बहुत ज्यादा अपने को डेप्थ में तो पढ़ना नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत जानकारी उसके बारे में देना भी जरूरी है, और उससे रिलेटेड ग्राफ है वो देखना इम्पोर्टेंट है। ठीक है। और समय यदि बचता है तो थोड़ा सा हम लोग एक आध न्यूमेरिकल्स भी देख लेंगे। ठीक है, अच्छा सा। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं ऑर्बिटल वेव फंक्शन से। ठीक है। ऑर्बिटल वेव फंक्शन क्या हम लिखने जा रहे हैं? ऑर्बिटल वेव फंक्शन। ठीक है, पिछले क्लास में हमने क्या देखा था? नोडाल प्लेन के बारे में देखा था। ठीक है, नोड्स एंड नोडाल प्लेन के बारे में देखा था। नोड्स किसको कहते हैं, नोडाल प्लेन क्या होता है। ठीक, साथ ही साथ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखा था। ऑर्बिटल में जब हम देखें तो एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, जेड एक्सिस पे, या डी एक्स वाई, डी वाई एक्स, डी जेड एक्स। ठीक है, साथ ही साथ आपका डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। तो इन सब में जो था, कहाँ पे नोडाल प्लेन है वो जान रहे थे हम लोग। ठीक है। अब ये आपका क्या आ गया, ऑर्बिटल वेव फंक्शन। तो ऑर्बिटल वेव फंक्शन जो लिखते हैं हम लोग, वो क्या लिखते हैं? साई इज इक्वल टू, ठीक है, साई इज इक्वल टू साई ऑफ आर। ठीक है, मतलब ये क्या हो गया आपका, वेव फंक्शन हो गया। ठीक है, वेव फंक्शन साई इज इक्वल टू साई ऑफ आर इंटू साई ऑफ, ठीक है, थीटा इंटू फाई। ठीक है, ये आपका होता है साई। ठीक है, ये है। और ये बेसिकली डेराइव्ड करके आया है, ये बता देते हैं। पहले ही बोले थे कि स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन जो है वो इतना आसान नहीं है, इतना मतलब कोई भी जो अदर इक्वेशंस होते हैं उससे वो इतना आसान नहीं है। एक तो वो 3D वेव के लिए वेव है, तो जाहिर सी बात है कि वो क्या होगा, 3 डायमेंशनल ही होगा। ठीक है, जो बोर का जो मॉडल था वो क्या था, वो 2 डायमेंशनल था, कि एक इलेक्ट्रॉन जो है क्या कर रहा है, न्यूक्लियस के चारों तरफ एक फिक्स्ड ऑर्बिट में क्या हो रहा है, घूम रहा है। लेकिन ये क्या है आपका 3D, जो हम लोग स्क्रॉडिंगर पढ़े थे उसमें क्या पढ़े थे कि वेव के फॉर्म में है, ट्रेवल कर रहा है और रैंडम कर रहा है, 3 डायमेंशनल। यानी कि ये कोई जरूरी नहीं है ऐसे मूव कर रहा है, वो ऐसे भी मूव कर सकता है, ऐसे भी किसी भी तरीके से वो मूव कर रहा है। ठीक है, चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है। अब उससे क्या हो रहा है ना, कि एक क्लाउड जनरेट हो रहा है। जैसे कि हम समझ सकते हैं कि फैन कौन किए, तो उसका डायना होता है ना, 3 डायना जो बनते हैं तो होते हैं, वो क्या करते रहता है, घूमते रहता है, घूमते रहता है। तो वो देखिए जब चारों तरफ से जब घूमेगा, ठीक है, स्पीड से घूम रहा है, तो एक रीजन बन जाएगा, एक सर्कुलर ऐसा रीजन आपको नजर आएगा, जहाँ पे हर जगह लगेगा कि वहां पे डायना जो है उसका मौजूद है, फैन का। लेकिन वो क्या होता है, घूमते रहता है, रोटेट करते रहता है। तो ठीक उसी प्रकार से आपको समझ लेना है कि इलेक्ट्रॉन भी जो है बहुत ही ज्यादा स्पीड में, वेलोसिटी तो हम लोग देखें ही उसका कितना ज्यादा है, जो है वो चारों तरफ जो है वेव के फॉर्म में क्या करते रहता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते रहता है। तो एक क्या बन जाता है ना, एक लगता है ऐसा कि वो पूरा स्फेयर, ठीक है, पूरा स्फेयर, या फिर अलग अलग तरीके का जो है वो पिक्चर वहां पे बनता है, अलग अलग शेप का बनता है, अलग अलग साइज का बनता है। बात समझ में आया? तो जब हम लोग एक्स वाई जेड ले रहे थे, बेसिकली एक्स वाई जेड जो होता है वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कहलाता है, मैथमेटिक्स में आप पढ़े होंगे। ठीक है, तो उसी को सॉल्व करके, यानी एक्स वाई जेड के जगह, ठीक है, एक्स वाई जेड के जगह, यानी हम लोग क्या ले लें, ठीक है, यदि हम लोग ले लें आर थीटा फाई, क्या ले लें, आर थीटा फाई, तो उसको रख करके जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे एक वैल्यू आता है, साई इज इक्वल टू साई आर, ठीक है, इंटू साई ऑफ थीटा इंटू फाई। ठीक, तो ये जब हम लोग लेते हैं, यानी एक्स वाई जेड जब रहता है कोऑर्डिनेट, तो उसको हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कह करके करते हैं। और जब हम लोग ले लेंगे आर थीटा फाई, तो इसको हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट के नाम से जानते हैं। ठीक है, पोलर कोऑर्डिनेट के नाम से जानते हैं। ठीक, बात समझ में आया? और ये हम लोग क्या देख रहे हैं अभी, ऑर्बिटल वेव फंक्शन। क्या देख रहे हैं, ऑर्बिटल वेव फंक्शन। तो बेसिकली जो ऑर्बिटल वेव फंक्शन, ठीक है, ऑर्बिटल 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 वेव फंक्शन फंक्शन साई जो है, वो अपने को इंफॉर्मेशन देता है, आइडिया देता है किस चीज के बारे में, तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में। ठीक है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में, साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से कितने दूरी पे है वो, साथ ही साथ फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, इन सब के बारे में वो आइडिया देता है। साथ ही साथ ये क्या है और ये क्या है, दोनों अलग अलग चीज है। ठीक है, दोनों अलग अलग नाम है दोनों का, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन छोटे छोटे पार्ट में इसको बता रहे हैं और छोटे छोटे पार्ट में ही इसको खत्म करते हैं, ज्यादा बड़ा नहीं है।
ठीक है, क्या हम बोले फिर से समझ लेना है कि जब स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस पे जब हम ले रहे थे यानी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को लेकर के कर रहे थे तो वो वाला इक्वेशन देखा गया था, उसको सॉल्व किया गया, कई सारे वैल्यू रख करके सॉल्व किए जाते हैं और जब हम उसको आर थीटा और फाई के रेस्पेक्ट में जब हम लोग लेते हैं तो पोलर पोलर कोऑर्डिनेट इसको कहते हैं, तब एक इक्वेशन आपको ये भी देखने को मिलता है साई इज इक्वल टू साई आर इंटू साई ऑफ थीटा इंटू फाई। इज दैट क्लियर? और क्या बोले हम कि ऑर्बिटल वेव फंक्शन साई, ठीक है, गिव इंफॉर्मेशन अबाउट, ठीक है, गिव गिव इंफॉर्मेशन अबाउट, ठीक है, अबाउट पहला क्या लिख सकते हैं एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस से क्या डिस्टेंस है उसके बारे में भी ये हमको आइडिया देता है, ठीक। और तीसरा चीज जो है वो फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन अराउंड द क्या न्यूक्लियस, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, उसके बारे में भी बताता है। इट गिव्स आइडिया, ठीक है, इट गिव्स आइडिया it gives idea about probability, ठीक है, ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है, ये भी बताता है कि क्या प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन का, कितना प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन का अराउंड द न्यूक्लियस। इस चीज को समझना है जरा अच्छे से, इस चीज को बहुत ज्यादा तो नहीं बताएंगे लेकिन हम इसको ऑर्बिटल जो शेप था, ऑर्बिटल्स का जो शेप था, ठीक है, इस ऑर्बिटल का पी ऑर्बिटल का स्फेरिकल शेप था, डम्बल शेप था, डबल डम्बल शेप था, उससे भी हम इसको रिलेट करेंगे, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना है जरा सा, किसके बारे में ये आइडिया बता रहा है अबाउट प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, इसके बारे में ये बताता है, ठीक है। और चौथा पॉइंट हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ये जो आपका है सिग्मा आर सॉरी साई आर, ठीक है, ये जो है साई क्या है प्रोडक्ट ऑफ दो वेव फंक्शन का प्रोडक्ट है, साई बेसिकली क्या है दो वेव फंक्शन का क्या है प्रोडक्ट है, ठीक है, जिसमें से पहला जो है वो रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन बताता है, ये क्या आर क्या डिनोट करता है रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन, ठीक है, दैट इज द रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन। एंड सेकंड वन इज एंगुलर पार्ट ऑफ वेव फंक्शन, ये क्या बताता है एंगल को बताता है, और ये क्या बताता है रेडियल, ठीक है, किसको बताता है रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन एंड दैट डिनोट द एंगुलर पार्ट ऑफ वेव फंक्शन, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा सा जो है लिख भी सकते हैं यहाँ पे भी एरो दे करके, ये एंगुलर पार्ट ऑफ वेव फंक्शन को डिनोट करता है और ये किसको डिनोट करता है रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन को, ये एंगुलर पार्ट ऑफ वेव फंक्शन, ये रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि साई इज अ प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है, साई इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू वेव फंक्शन, ठीक है, दो वेव फंक्शन का क्या है ये प्रोडक्ट है, आउट ऑफ विच ठीक है फर्स्ट डिनोट्स, ठीक है, रेडियल वेव फंक्शन, क्या बोलेंगे हम यहाँ पे पहला क्या अपना बताया था रेडियल वेव फंक्शन, ठीक है, रेडियल पार्ट ऑफ द वेव फंक्शन, रेडियल पार्ट ऑफ द वेव फंक्शन एंड सेकेंड वन इज डिनोट्स, ठीक है, एंगुलर, ठीक है, एंगुलर ये बताया था एंगुलर पार्ट ऑफ वेव फंक्शन को ये बताया था, दूसरा वाला जो था, ठीक है, वो क्या बताया था एंगुलर पार्ट ऑफ वेव फंक्शन, एंगुलर पार्ट ऑफ वेव फंक्शन, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना है, यानी ये वाला जो पार्ट है वो क्या आपका बताया है, किस चीज को बता रहा है एंगुलर पार्ट ऑफ वेव फंक्शन, एंगल को बता रहा है बेसिकली समझने के लिए, और ये
रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन, ठीक है, रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन, ठीक है, रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन ये बताता है। अब जरा सा इस चीज को और गौर से समझना है, ठीक है, क्या हम बताना चाह रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि एकदम आसान से आसान भाषा में इस टॉपिक को हम कवर करें, ठीक है, क्योंकि ये बेसिकली काफी एडवांस हो जाता है। इस पे रिसर्च तो अभी भी जारी है स्कॉन्डिगर पे, ठीक है, कई सारे इसके चीज जो हैं अभी भी रिसर्च में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, यूज होते हैं, तो ये काफी कॉम्प्लेक्स है। अब जैसे कि समझ लेना है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो किसमें है, 3D है, 3 डायमेंशनल है, तो 3 एक्सिस होंगे बेसिकली। कौन कौन सा एक्सिस होगा, एक्स होगा, वाई होगा और जेड होगा, 3 एक्सिस हम मान करके चल रहे हैं, ठीक है, कौन कौन सा होगा, एक्स होगा, वाई होगा, जेड होगा। तो ये हम मान लेते हैं कुछ इस प्रकार से, ये ऐसा, ये ऐसा, ठीक है, इसको हम वही अपना क्या हो जाएगा, एक्स वाई और जेड, हम इसको कंसिडर कर करके चलेंगे, ठीक है। अब हम मान ले रहे हैं कि यहाँ से इस ओरिजिन से जो है ना कुछ आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन है, आर डिस्टेंस पे क्या है, इलेक्ट्रॉन, और ये हम मान लेते हैं कि ये वाला जगह पे क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, समझना है। और ये आर एक्स वाई पे नहीं है, ध्यान में रखना, ये आगे निकला हुआ है, जैसे कि ये वाई एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस हो गया और ये जेड एक्सिस हो गया, ठीक है, तो जेड एक्सिस बेसिकली ये थोड़ी, जेड एक्सिस तो आगे निकला हुआ है, ठीक है, इसको समझना है, 3D समझना है। तो बेसिकली ये जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ है, ऐसे समझ लेना है, इस ओरिजिन से यहाँ पे है ये इलेक्ट्रॉन। इज दैट क्लियर, समझ में आ रहा है। लेकिन हमको क्या है, उसको तो 2D पे दिखाना है, तो और हम इसको कैसे थोड़ा सा, ये वाला क्या हो गया आपका, ये इलेक्ट्रॉन हो गया यहाँ पे, ठीक है, ये क्या हो गया आपका, इलेक्ट्रॉन हो गया। बात समझ में आ रहा है। अब इसको यदि हम इस तरीके से थोड़ा सा डॉटेड 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 कर दें, ठीक है, समझ में आ रहा है, इसको हम क्या करते हैं डॉटेड, और फिर यहाँ से ये क्या हो जाएगा, सीधा यदि परपेंडिकुलर डालेंगे तो कहाँ जाएगा, यहाँ पे, और ये वाला पार्ट आ जाएगा आपका यहाँ पे। इज दैट क्लियर, समझ में आ रहा है, ये वाला चीज ऐसा, ठीक, तो आपको थोड़ा सा 3D अब इमेजिन हो रहा होगा, ये इस तरीके से इधर से बाहर निकला हुआ है, और ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल को हम क्या मान ले रहे हैं, थीटा, क्योंकि इसको ये क्या था, एंगुलर पार्ट ऑफ वेव फंक्शन, और ये वाला क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, कुछ डिस्टेंस पे आर पे ये इलेक्ट्रॉन है, दैट इज द रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन, ठीक, और ये वाला क्या हो गया आपका थीटा, और ये वाला जो एंगल बनेगा इसको हम लोग क्या मान लेंगे, फाई, ये वाला एंगल जो बन रहा है उसको क्या मान लेंगे, फाई, यानी कि इलेक्ट्रॉन, समझना है, जैसा कि हम क्या बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है वो कुछ दूरी पे मिलने की पॉसिबिलिटी बन रही है, ठीक है, और वो क्या होगा, मान लेते हैं कि ये वाला आपका हो जाएगा ओरिजिन, और ये वाला है आर डिस्टेंस पे ये इलेक्ट्रॉन है। इज दैट क्लियर। तो यदि हम केवल ऐसे इधर मूव कर रहे हैं, हम मान लेते हैं यहाँ प्रोबेबिलिटी बना, तो ये एक डॉट हो गया मेरे लिए। अब यहाँ से थोड़ा हम इधर चले, एकदम सेम इस ओरिजिन से थोड़ा इधर, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी नहीं बना, ठीक है, और थोड़ा इधर आ गए, यहाँ प्रोबेबिलिटी बना, दैट इज डॉट, यानी जहां प्रोबेबिलिटी बन रहा है वहां पे डॉट। लेकिन वो तो हम एक ही एंगल को कंसिडर कर रहे हैं, बात समझ में आया, एक ही एंगल को। अच्छा, हम दोनों एंगल को लेने लगे, थीटा और फाई दोनों को, तो क्या ये ऊपर ऐसे भी हो सकता है क्या, समझ में आ रहा है, थोड़ा सा 3D आपको इमेजिन करके चलना है। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि ऐसे इधर से भी जा रहे हैं और इधर से भी जा रहे हैं, यानी कि ऊपर नीचे भी हो रहा है और इस तरीके से इधर से भी उधर हो रहा है, यानी कि पूरे हम 3D को क्या कर रहे हैं, पूरे तरीके से हम इसको कवर कर रहे हैं, चारों तरीके से, चारों तरफ से, और चारों तरफ घूम सकते हैं हम। तो अब समझना है ये ऊपर नीचे जहां भी हम इसको आगे बढ़े, जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मिले वहां हम क्या दे देंगे, डॉट, ठीक है, ये सारा चीज तो अपना रिसर्च से पता चलता है, ठीक है, लेकिन हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, चेक कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, और क्या कर दे रहे हैं, डॉट, ठीक है। और हो सकता है कि अभी हम केवल मान के चल रहे हैं इस रूम में, सपोज दैट इस रूम में हम केवल देख रहे हैं, ठीक है, तो जैसे हम क्लासरूम में पढ़ रहे हैं तो क्या मिलेंगे, बच्चे मिलेंगे, तो बच्चे मिलने के चांसेस, बहुत सारे बेंचेस पे बच्चे बैठे हुए रहेंगे, तो बच्चे बैठे हुए रहेंगे तो वहां पे हम एक भाई मेजर करेंगे, इस डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे ये है, ये है, ये है, यानी एक कमरे के अंदर में जो आपको जितने डॉट मिले, यानी जितने स्टूडेंट मिले, सब क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, ये चीज हो जाता है। अब उसको यदि दूर से देखे तो एक क्या अपने को मिलेगा, एक अपने को इमेज मिलेगा, एक कह सकते हैं कि एक शेप मिलेगा। यदि ऊपर नीचे चारों तरफ डॉट 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 मिले 3D में, वो तो बैठे हुए रहेंगे बेंच पे, लेकिन 3D में चारों तरफ डॉट डॉट मिले तो एक क्या हो गया, हम उसको कंसिडर कर सकते हैं कि जैसे कि ये, ठीक है, ये अब डॉट 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 डॉट, इसमें पूरा स्फेरिकल डॉट डॉट मिल गया पूरा, ठीक है, जहां जहां डॉट 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 मिला इलेक्ट्रॉन पाने की पॉसिबिलिटी, वहां पे हम क्या कर दिए, प्रोबेबिलिटी वहां पे डॉट दे दिए।
अब डॉट जब दूर से देखा गया तो स्फेरिकल पाया गया, डॉट जब दूर से देखा गया तो स्फेरिकल पाया गया, और फिर नाम हो गया कि यही बेटा है क्या है आपका एस सबसेल, एस ऑर्बिटल, या इसी को कह दिया गया कि ये एस ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल। ठीक है, सबसेल की बात नहीं कर रहे, एस ऑर्बिटल, ये क्या हो गया एस ऑर्बिटल, और एस ऑर्बिटल का शेप कैसा हो जाएगा स्फेरिकल होता है, ऐसे कहा गया। ठीक है, अब कुछ दूर के बाद जैसे कि क्लास से आप बाहर निकल जाए तो वो आपका क्या होगा खाली जगह होगा कुछ ना कुछ, फिर कुछ दूर के बाद और क्लास हो सकता है, चूंकि हम केवल n इज इक्वल टू 1 के लिए मान रहे हैं, अब n इज इक्वल टू 2 के लिए मानेंगे तो कुछ दूर बाद फिर आपको क्या मिल जाएगा और क्लासेस मिल सकते हैं, तो उस क्लास में उस क्लास का डायरेक्शन अलग होगा, ठीक है, उस क्लास का शेप अलग होगा, तो उसमें कह सकते हैं कि वो जो ऑर्बिटल मिलेगा आगे वाला उसका भी क्या होगा आपका शेप और साइज डिफरेंट हो जाता है, उसी तरीके से s, उसी तरीके से p, उसी तरीके से d, उसी तरीके से f आपको मिलता है। इज दैट क्लियर, समझ में आ रहा है? तो बेसिकली ये वेव फंक्शन उसी प्रकार से काम करता है। ठीक है, और इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दे देते हैं। ठीक, ये वाला चीज आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक कि क्या हम बोलना चाह रहे हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कुछ डिस्टेंस आर पे मिला, ये थीटा मान लेते हैं और ये क्या मान लेते हैं फाई मान करके चलते हैं। अब जो कहता है कि रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन डिपेंड अपॉन एन एल एन, ठीक है, ये जो रेडियल पार्ट होता है, अगला पॉइंट लिख रहे हैं, पॉइंट नंबर ये हमारा हो जाएगा 5, ठीक है 5, रेडियल पार्ट ऑफ द वेव फंक्शन, ठीक है, वेव फंक्शन डिपेंड्स अपॉन, ठीक है, n एंड l, ये हम बताए थे कि स्कॉन्डिगर वेव इक्वेशन तीन ही क्वांटम नंबर को बताया है, n, l और m, ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और साथ ही साथ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, उसने स्पिन को नहीं बताया था। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि रेडियल पार्ट ऑफ जो वेव फंक्शन होगा, यानी कि ये साई r जो होगा वो किस पे डिपेंड करता है, वो n और l पे डिपेंड करेगा। ठीक है, किस पे डिपेंड करेगा, n और l पे डिपेंड करेगा, ये वाला बेटा, ये किस पे डिपेंड करेगा, n और l पे डिपेंड करेगा। इट गिव्स आइडिया अबाउट साइज एंड इट गिव्स, ठीक है, इट गिव्स आइडिया अबाउट साइज, ये साइज के बारे में आपको आइडिया देता है, किसके बारे में आइडिया देता है, साइज के बारे में। और एंगुलर पार्ट ऑफ वेव फंक्शन, ठीक है, और यहाँ छठा पॉइंट लिख देते हैं, एंगुलर पार्ट ऑफ वेव फंक्शन, ठीक है, डिपेंड्स ऑन एल एंड एम, ये किस पे डिपेंड करता है, एल और एम के पे ये डिपेंड करता है, एंगुलर पार्ट ऑफ वेव फंक्शन। ठीक है, और ये आइडिया देता है अबाउट शेप के बारे में। ठीक है, इट गिव्स आइडिया अबाउट शेप, ठीक है, ये शेप के बारे में अपने को आइडिया देता है, ये साइज के बारे में और शेप के बारे में। तो बात समझ में आया, ये एंगुलर क्या है और सॉरी रेडियल नोड क्या हो, रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन क्या है, और ये एंगुलर पार्ट ऑफ वेव फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो इतना आपको जानकारी लेना थोड़ा सा जरूरी था। अब कभी कभी जो है ना, इसको सॉल्व करने के बाद सारा कुछ आपको कभी कभी ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है, क्या लिखा हुआ मिल सकता है, जैसे क्वेश्चन के फॉर्म में लिख देते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साई 420, क्या लिखा हुआ मिल जाए, साई 420। तो आपको हड़बड़ाना नहीं है कि ये साई 420 क्या है। ठीक है, बेसिकली ये 4, ये वाला जो 4 है, ठीक है, ये 420, तो ये जो 4 है वो आपका बताता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को, दैट इज n को। ठीक है, ये 2 जो है वो किसको बताएगा, l को, दैट इज एजीमुथल क्वांटम नंबर, और ये O जो है वो बताता है m को, दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो यदि n इज इक्वल टू 4 है, n इज इक्वल टू 4 है, तो वो क्या हो गया किस, तो n इज इक्वल टू क्या आ जा रहा है आपका 4, और l इज इक्वल टू क्या आ जा रहा है 2, और 2 का मतलब हम इसको बोल सकते हैं क्या कि ये कौन सा हो जाएगा d, ये कौन से सबसेल का हो जाएगा d का, क्योंकि n इज इक्वल टू क्या आया है 2, n इज इक्वल टू 0 के लिए h, n इज इक्वल टू 1 के लिए p, n इज इक्वल टू 2 के लिए क्या होता है d, तो ये हो जाएगा d। और m इज इक्वल टू 0 हम क्या कंसिडर एज्यूम करके चल देते हैं, d में भी कौन सा, तो d में 5 हो जाएंगे। ठीक है, पता है ना dxy dy z dx z, ठीक है, उसके बाद dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dz स्क्वायर, तो हम ये कंसिडर करके चल रहे हैं कि m इज इक्वल टू जो 0 है वो अपना क्या हो जा रहा है z स्क्वायर। तो ये साई जो है वो किसके बारे में बात कर रहा है, किस ऑर्बिटल्स के बारे में बात कर रहा है, तो ये बात कर रहा है 4dz स्क्वायर, किसके में बात कर रहा है
4dz², यानी कि चौथा वाला सेल का d जो है वो सब सेल और z² जो है वो ऑर्बिटल के बारे में बात कर रहा है। इज दैट क्लियर? तो साई 420 कुछ इस तरीके से आपको आ जाए तो आपको इस तरीके से करके समझना है, ठीक। और कुछ इसका जो है कुछ जो इसके ग्राफ्स हैं उसको भी समझ लेते हैं हम लोग। बहुत आसान है, उसके पीछे हम आपको बताते हैं कि क्या ट्रिक्स है जिससे कि आप उस सारे ग्राफ को बड़े ही आसानी से याद रख सकते हैं, ठीक है। दिखने में बड़ा अजीब गरीब ग्राफ लगेगा लेकिन बहुत ही आसान है। कैसे याद रखेंगे हम वो बताते हैं आपको तरीका, और उसको आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो जैसे हाँ, एक चीज आपको बस ध्यान में रखना है कि साई जो है वेव फंक्शन जो है वो किसके किसके लिए भी हो सकता है। 1s के लिए भी हो सकता है, ठीक है, 2s के लिए भी हो सकता है, 2p के लिए भी हो सकता है, ठीक है, 3s के लिए भी हो सकता है, किसी के लिए हो सकता है। वो तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। लेकिन ध्यान में रखना है कि जो s का जो ग्राफ रहता है, जो s का जो ग्राफ रहेगा ये वाला s का, ठीक है। हम हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो जो s का जो ग्राफ रहेगा वो स्टार्ट कहाँ से होगा? इन्फिनिटी से, ठीक है। बात समझ में आएगा कि s का जो ग्राफ रहेगा वो स्टार्ट कहां से होगा? इन्फिनिटी से, स्टार्ट्स फ्रॉम इन्फिनिटी, स्टार्ट्स फ्रॉम इन्फिनिटी। अब पूरा हम आपको डेराइव करके तो नहीं बता सकते, लेकिन हाँ बताएंगे। लेकिन ये जो है इसका ग्राफ कैसे होगा वो हम आपको जरूर एक रफ आइडिया हम आपको देंगे, ठीक है। इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से स्टार्ट होगा, और जो p वाला जो रहेगा उसका जो ग्राफ होगा वो आपका जीरो से स्टार्ट होगा, यानी कि एकदम ओरिजिन से लेकर के हम इसको ले जाएंगे। तो ये चीज जो है थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इसके बारे में। अब हम लोग अच्छा, और जो जो ग्राफ देखने को मिलेगा वो तीन तरीके का ग्राफ आपको देखने को मिलेगा। एक तो साई वर्सेस, ठीक है, साई वर्सेस आर के रिस्पेक्ट में, ठीक है, और साई वर्सेस आपको सॉरी साई स्क्वायर वर्सेस आर के रिस्पेक्ट में, और एक मिलेगा 4 पाई स्क्वायर, ठीक है, 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है, डी आर वर्सेस आर के रिस्पेक्ट में। ये जो है ये आपको ग्राफ देखने को यहाँ पे इसके इसके वर्सेस में मिलेगा। बात समझ में आया? क्लियर है? साई के बारे में पहले जान रहे हैं, साई स्क्वायर के भी बारे में जान रहे हैं। अब ये क्या है इसके बारे में भी हम बताएंगे जब ग्राफ हम वहां पे स्टार्ट करेंगे तब। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है? अब देखते हैं थोड़ा सा कि क्या है इसका ग्राफ। ठीक है, ये बात ध्यान में रखेंगे। अब जैसे कि ये पहला हम देख रहे हैं साई 1s का, ठीक है, किसका देख रहे हैं हम लोग? 1s का। किसका देख रहे हैं? 1s का ग्राफ, ठीक है, 1s का। और ये जो है किसके किसके रेस्पेक्ट में? साई के रेस्पेक्ट में और आर के रेस्पेक्ट में, साई के रेस्पेक्ट में और आर के रेस्पेक्ट में। तो सबसे पहले इसका हम लोग क्या फाइंड आउट कर लेंगे? रेडियल नोड, ठीक है, किसका क्या फाइंड आउट कर लेंगे? रेडियल नोड। तो 1s का जो रेडियल नोड होता है वो क्या होगा? 0, पता है ना, फॉर्मूला से निकालेंगे तो रेडियल नोड क्या हो जाएगा? 0। क्लियर है? रेडियल नोड कहने का मतलब है कि एक ना एक जगह पे वो क्या होगा? 0 पे आएगा, ठीक है, 0 पे आएगा। क्लियर है? फाइंडिंग एंड इलेक्ट्रॉन क्या बोल सकते हैं? 0 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? लेकिन यहाँ पे तो रेडियल नोड एक भी नहीं है, यानी कि इसका फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है 0 कभी भी नहीं हो सकता। 1s के लिए तो देखते हैं ना, स्फेरिकल रहता है, यानी कि न्यूक्लियस से 10 स्टार्ट होते ही उसको इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी बन जाती है। बात समझ में आया? स्फेरिकल 1s इमेजिन कर पा रहे हैं, तो इसीलिए इसका रेडियल नोड क्या हो जाएगा? 0, यानी कि ऐसा कोई जगह इसमें नहीं मिलता जहां पे इलेक्ट्रॉन पाने की पॉसिबिलिटी 0 हो जाए। कुछ नहीं होगा तो कुछ ना कुछ जरूर होगा, लेकिन 0 नहीं हो सकता है। और ये स्टार्ट कहां से होता है? इन्फिनिटी से, ठीक है। तो इसीलिए इसका जो ग्राफ है वो इस तरीके से हम लोग दिखाते हैं, ठीक है, इस तरीके से दिखाएंगे। 0 तो नहीं कर सकते, ठीक है, कुछ ना कुछ होगा लेकिन 0 नहीं होगा। तो इसका ग्राफ इसीलिए इस तरीके से इन्फिनिटी से चालू होगा और आगे जो है वो आर के रिस्पेक्ट में बढ़ता चला जाएगा। इज दैट क्लियर? लेकिन जैसे ही हम दूसरा वाला देखिए, ये पहला था, दूसरा दूसरा हम किसका देख रहे हैं? 2s का। दूसरा हम किसका देख रहे हैं? 2s का। 2s का ग्राफ यदि हम देखें तो ये इस तरीके से जा रहा है, ठीक है, और ये साई हो जा रहा है और ये आर। और यदि 2s का हम लोग क्या निकाले? रेडियल नोड, तो रेडियल नोड इसका क्या आ जाएगा? 1। रेडियल नोड क्या आ जाएगा? इसका 1। इज दैट क्लियर? रेडियल नोड इसका क्या आ जाएगा? 1। और रेडियल नोड जैसे ही इसका 1 आया, ठीक है, यानी कि एक बार, ठीक है, एक बार जो है
एक बार जो है वो कहीं ना कहीं आपको जीरो नजर आएगा, फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन। तो ग्राफ बनाने का तरीका क्या है, ये आप लाएंगे कहां से, इन्फिनिटी से, क्योंकि क्या है एस का है, ये लाएंगे और ये थोड़ा सा नीचे करके और फिर ऐसे कर देंगे। इज दैट क्लियर, समझ में आया क्यों ऐसा किए, क्यों ऐसा किए, समझ में आ रहा है ये? सॉरी एक सेकेंड, 2 बार कट गया ना, एक ही बार होना चाहिए। ये आपका आर्क, हाँ ये वाला नीचे आपका आएगा, ठीक है, ये इस तरीके से, और ये फिर ये चला जाएगा, क्योंकि एक ही बार अपने को कट करना था। एक ही बार हम क्या कर सकते हैं, इसको जीरो पे ला सकते हैं, ठीक है, एक ही बार इसको क्या कर सकते हैं, जीरो पे ला सकते हैं। समझ में आ रहा है? एक रेडियल नोड, इसलिए एक बार कट, 2 रेडियल नोड मतलब 2 बार कट करना, 3 रेडियल नोड मतलब 3 बार कट करना है। बट ध्यान में रखना बस उसको इन्फिनिट मतलब कि जीरो नहीं करना है, और इस तरीके से आपको आगे बढ़ा देना है। समझ में आ रहा है? तीसरा देखेंगे और आपका ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तीसरा किसके लिए हम मान करके चल रहे हैं, 3s के लिए, ठीक है, और इसको हम ऊपर वाला है तो प्लस ले सकते हैं और ये नीचे वाला है तो माइनस ले सकते हैं, ठीक है। तीसरा वाला जब हम जा रहे हैं तो तीसरा वाला आपको इस तरीके से नजर आएगा, और तीसरा हम ले रहे हैं 3s के रिस्पेक्ट में, ठीक है, किसका ले रहे हैं, 3s के रिस्पेक्ट में, ठीक है। और ये साई और साथ ही साथ क्या है आर, और यहाँ पे जो रेडियल नोड है, ये रेडियल नोड आएगा आपका 3s का, वो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये कहाँ से स्टार्ट होगा, इन्फिनिटी से स्टार्ट होगा, और ये 2 बार कट करेगा, 2 बार कट करेगा, तो एक बार ये ऐसा और एक बार ये ऐसा और एक बार ये हम ऐसे कर देंगे। समझ में आया, क्लियर है? ये एक बार यहाँ कट करता हुआ नजर आया, एक बार यहाँ कट करता हुआ नजर आया, और ये अपने डायरेक्शन में फिर से वापस चला गया। बात समझ में आ रहा है किस तरीके से? थोड़ा सा इसको हम और ऊपर उठा करके दे देंगे, ठीक है। ये ध्यान में रखेंगे, ये कटा हुआ नहीं है, ये डायरेक्ट इस तरीके से पार हुआ है, और 2 बार क्या हुआ है, कट हुआ है। इज दैट क्लियर, समझ में आ रहा है? और यहाँ पे नोड्स कितने होंगे, नोड्स यदि बात करेंगे तो ये भी एक नोड है और ये भी नोड्स है, ठीक है, नोड्स है ये। तो ये हम देखे 3, और एक चौथा ग्राफ भी देख लेते हैं। चौथा किस में, 3p में। किसका देखेंगे, 3p का, सॉरी 2p का देख लेते हैं, ठीक है, 2p का। तो 2p में हम लोग क्या देखेंगे, ये ऐसा रहेगा और ये ऐसा रहेगा, ठीक है, और ये रहेगा साई और ये रहेगा आर। और बस हम बोले थे कि एस का ग्राफ नहीं, एस का इन्फिनिटी से चालू होता है, लेकिन पी का कहां से चालू होगा, जीरो से, ठीक है। और यहाँ पे जो इसका रेडियल नोड होता है, रेडियल नोड इसका होगा जीरो, यानी कोई भी कट नहीं करेगा, तो ये उठा करके पहाड़ी टाइप बना करके इसको ऐसे कर देना है, कुछ नहीं करना है। तो ये आपको आइडिया लग गया किसके बारे में, ऑर्बिटल वेव फंक्शन, इसके बारे में जो हम लोग देखें साई और आर के रेस्पेक्ट में। बड़ा ही आसान है, रेडियल नोड आपको निकाल लेना है, और रेडियल नोड यदि आर इन्फिनिटी एस का है तो इन्फिनिटी से स्टार्ट होगा, ऐसे करके भेज देंगे। रेडियल नोड यदि एक आ रहा है तो एक बार हम इसको कट करेंगे, ठीक है, और फिर इसको इस तरीके से भेज देंगे। रेडियल नोड 2 आ रहा है तो 2 बार कट करेंगे, एक नीचे जाते हुए एक ऊपर जाते हुए, फिर इस तरीके से भेज देंगे। रेडियल नोड 0 आ रहा है, चूंकि ये पी का है तो ये इन्फिनिटी इस तरीके से, सॉरी ये 0 से स्टार्ट हो जाएगा और ये एक पहाड़ी बन के निकल जाएगा। यहाँ पे एस था, 0 था, रेडियल नोड 0, तो ये चूंकि इन्फिनिटी से स्टार्ट होता है तो ऐसे बन करके ये आगे निकलता हुआ नजर आएगा, ठीक है। आगे देखेंगे साई स्क्वायर का, ठीक है, साई स्क्वायर का ग्राफ। तो इसी में जो हम हैं वो साई स्क्वायर भी बना देंगे, आपको दूसरा बनाना है, ठीक है, सेम चीज रहेगा, बस हम क्या कर देंगे, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, साई स्क्वायर, ये साई स्क्वायर, और किसके वर्सेस में, आर के रेस्पेक्ट में, ये भी साई स्क्वायर, और ये रहेगा आर के रेस्पेक्ट में, ये भी साई स्क्वायर, और ये रहेगा आर के रेस्पेक्ट में। अब बात समझना है, ठीक है, बात समझना है कि साई स्क्वायर जैसे भी हम करेंगे तो वो निगेटिव वाला तो वैल्यू नहीं मिलेगा। साई स्क्वायर करने पे क्या मिलेगा, निगेटिव वाला वैल्यू खत्म, क्योंकि ऊपर कर रहे थे तो पॉजिटिव और नीचे जा रहा था तो निगेटिव लिखे थे, याद आ रहा है, तो निगेटिव तो खत्म हो जाएगा। यानी कि अपने को नोड का भी ध्यान में रखना है। यहाँ पे आर एन इज इक्वल टू कितना आया था, रेडियल नोड 0, ठीक है, यहाँ पे रेडियल नोड कितना आ गया था, रेडियल नोड आ गया था 1, ठीक है, यहाँ पे रेडियल नोड कितना आया था, रेडियल नोड यहाँ पे आ गया था 2, और यहाँ पे रेडियल नोड क्या आया था, रेडियल नोड यहाँ पे आ गया था 0, ठीक है। तो रेडियल नोड का भी ध्यान में रखना है और साई स्क्वायर को भी ध्यान में रखना है, ठीक है। तो साई स्क्वायर है तो निगेटिव वैल्यू नहीं होने वाला है, यानी डाउन नहीं जाएगा, लेकिन रेडियल नोड को ध्यान में रखना है। तो इसके लिए तो वही हो जाएगा, सेम हो जाएगा ग्राफ, इस तरीके से चलता जाएगा, कोई कट है नहीं, और एस का कहां से स्टार्ट होता है, इन्फिनिटी से। लेकिन जैसे ही हम 2 में जाएंगे तो रेडियल नोड क्या हो जाएगा, 1, रेडियल नोड क्या हो जाएगा 1, यानी एक बार अपने को क्या करना है, एक बार तो कट करना ही है,
ठीक है, एक बार तो कट करना ही है, तो देखना है कैसे जाएगा, और निगेटिव में भी नहीं जाने देना, नीचे भी नहीं जाने देना। तो ये ऊपर से आएगा, यहाँ टच करेगा, और फिर ये ऊपर उठ करके ये इस तरीके से बेटा सीधा निकलते जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया एक नोड। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आपका नोड हो जाएगा। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है? जो हम बात भी जो अपनों को मानना है, रूल है, उसको भी फॉलो करना है, और ग्राफ भी खींच देना है। रेडियल नोड हो गए दो, अब रेडियल नोड दो हो गए तो क्या करेंगे, दो बार टच कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ये आया ऐसा, ये एक बार, और फिर ये एक बार, और ये फिर इस तरीके से निकल जाएगा, टच नहीं करेगा। तो ये एक रेडियल नोड यहाँ बन गया, और एक रेडियल नोड ये यहाँ बनता हुआ आपको नजर आ जाएगा। इज दैट क्लियर? समझ में आया? यहाँ रेडियल नोड 0 हो जाएगा, और इसके रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, ग्राफ फिर से एकदम सेम आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा। समझ में आया? क्लियर है? क्यों? क्योंकि रेडियल नोड 0 है, टच ही नहीं करना है, लेकिन स्टार्टिंग कहाँ से होगा, 0 से, तो ये इस तरीके से इसका ग्राफ चला जाता है। बात समझ में आया? ये दोनों ग्राफ काफी आसान है, और आपको अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा कि किस तरीके से हम इसको कवर कर रहे हैं। ठीक है, अब एक जो है वो है अपना 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, सॉरी साई स्क्वायर भी है और डी आर, उसके रेस्पेक्ट में अब वो क्या चीज है उसको बताते हैं, फिर उसके रेस्पेक्ट में ग्राफ भी बताते हैं। तो इसको हम चाहें तो यही बता देते हैं, सारे ग्राफ को रहने देते हैं। ठीक है, जरूरत तो पड़ेंगे ही। ठीक है, बस इसको मिटा देते हैं। ठीक है, ये वाला हट जाएगा सारा। ठीक है, क्लियर है? तो बेसिकली जो है ये एक होता है रेडियल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, क्या होता है, रेडियल प्रोबेबिलिटी, रेडियल प्रोबेबिलिटी, रेडियल प्रोबेबिलिटी। तो रेडियल प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है, रेडियल प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इनटू प्रोबेबिलिटी, या इससे भी आसान तरीके से हम डायरेक्ट चले जाते हैं, क्या समझा देते हैं आपको, रेडियल के बारे में तो बताए ही हैं। ठीक है, तो जैसे कि ये हो गया आपका न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस दूरी पे कुछ डिस्टेंस पे ये क्या है आपका, जो आपका जहां पे इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और उसके बाद उस ऑर्बिटल के बाद कुछ और डिस्टेंस पे क्या होगा, आपको मिलेगा फिर से इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्या मिलेगा आपका, फिर से इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। बात समझ में आया? इज दैट क्लियर? अब इस वाले में, इस वाले रीजन में हम क्या बोल रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ, या ऐसा समझ लेते हैं कि ये वाला जो रीजन है ऑर्बिटल का है, ये वाला रीजन किसका है, ऑर्बिटल का है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस जो है वो क्या हो जाएगा आपका आर, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या हो जाएगा आर, और आपको किस रीजन में इलेक्ट्रॉन का प्रोबेबिलिटी बताना है, इस रीजन में इलेक्ट्रॉन का क्या बताना है, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इस रीजन में क्या बताना है आपको, इलेक्ट्रॉन का प्रोबेबिलिटी, और यहाँ से यहाँ का हम दूरी मान लेते हैं डी आर। क्या है आपका, डी आर, छोटे से रीजन है उसको क्या मान लेते हैं, डी आर। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो ये वाला इसका फिर आपका वॉल्यूम क्या निकल जाएगा आपका। ठीक है, क्या हम लोग निकालेंगे कि 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और चूंकि साई के भी रिस्पेक्ट में है तो साई स्क्वायर, और ये डी आर, ये निकलता है इसका। ठीक है, अब ये कहां से आ गया, इसी को अभी हम क्या बोले थे आपका, इसी को बोलिए थे रेडियल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो रेडियल प्रोबेबिलिटी, रेडियल प्रोबेबिलिटी, ठीक है, इज इक्वल टू होता है आपका रेडियल प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, डेंसिटी इनटू, ठीक है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ रेडियल, रेडियल, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ रेडियल सेल, वॉल्यूम ऑफ रेडियल सेल। ठीक है, ये है, तो ये इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ डेंसिटी इज इक्वल टू हो जाएगा साई स्क्वायर, और इनटू ये हो जाएगा ये वाला, दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, ये हो जाता है आपका। ठीक है, समझ में आया? क्लियर है? अब ये वाला जो टोटल चीज को एक साथ जब हम लोग लिख देते हैं तो क्या हो जाता है, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर साई स्क्वायर। ठीक है, या साई स्क्वायर डी आर हम ऐसा लिख देते हैं, साई स्क्वायर, साई स्क्वायर डी आर, ये आपको देखने को मिलता है। और ये वाला चीज, यही वाला ये रीजन जो बताया गया है। ठीक है, तो अब जो हम लोग क्या देखेंगे, अब जो
ग्राफ देखेंगे वो 4 पाई r साई स्क्वायर डी आर और वर्सेस आर के रिस्पेक्ट में हम लोग ये ग्राफ देखने जा रहे हैं। इज दैट क्लियर? समझ में आया क्या बोले हम? बहुत ज्यादा नहीं, ये भी ग्राफ आसान है, बस ग्राफ आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये थोड़ी चीजें ध्यान में नहीं भी रहेंगी तो बहुत ज्यादा परेशानी की बात नहीं है, थोड़ा सा चीज था इसलिए हम आपको ये चीज भी बता दिए। ठीक, तो ये वाला आ गया आपका फिर से, यहाँ आ गया 2s, ये आ गया 1s, और ये क्या आ जाएगा किसके रिस्पेक्ट में? 4 पाई r स्क्वायर साई स्क्वायर डी आर, और ये r, ये क्या हो जाएगा? 4 पाई r स्क्वायर साई स्क्वायर r, सॉरी डी आर, और ये हो जाएगा r, और ये भी क्या हो जाएगा? 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है, साई स्क्वायर डी आर, और ये भी क्या हो जाएगा? ये 2p है, ठीक है, 4 पाई r स्क्वायर साई और डी आर, साई स्क्वायर डी आर, ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा ग्राफ। अब समझना है, बड़ा ही आसान है, इसको कुछ नहीं करना है, जितने रेडियल नोड आपको मिले, रेडियल नोड यहाँ पे क्या था? रेडियल नोड बराबर 0, ठीक है, रेडियल नोड बराबर 1, रेडियल नोड बराबर 2, और ये रेडियल नोड बराबर 0, जितने रेडियल नोड मिलेंगे उतने पहाड़ी बनाने हैं, सिंपल, एक ही तरीका है इसका, ठीक है, जितने रेडियल नोड मिलेंगे उतना क्या कर देना है? उतना ही आपको पहाड़ी बना देना है, और पहला पहाड़ी दूसरे वाले पहाड़ी से ज्यादा बड़ा होगा, ठीक है, पहला पहाड़ी दूसरे वाले पहाड़ी से ज्यादा बड़ा होगा, ठीक है, यानी कि यदि हम कहें कि ऐसा समझ लेना है कि यदि रेडियल नोड 0 है तो 0 है तो एक पहाड़ी बनेगा, एटलीस्ट एक तो बनेगा, क्यों क्यों क्योंकि एक भी नहीं है, कटता, यदि कटेगा तब फिर अगला बनेगा। एक रेडियल नोड का मतलब क्या कि एक बार टच होना 0 पे, ठीक है, एक बार टच होना इस वाले एक्सिस पे, यही तो बताएं। 2 रेडियल नोड है तो 2 बार टच होना इस पे, ठीक है, और ये एक भी रेडियल नोड नहीं है, इसका मतलब ये टच तो नहीं होगा एक बार भी नीचे, लेकिन पहाड़ी बनेगा। इसमें क्या बनाना है? पहाड़ी बनाना है, और अगला वाला पहाड़ी पहले वाले पहाड़ी से बड़ा रहेगा, ठीक है, क्या बोले हम कि अगला वाला जो पहाड़ी है वो पहले वाले पहाड़ी से क्या रहेगा? बड़ा रहेगा, ठीक है, इज दैट क्लियर? यानी कि यदि यहाँ पे हम बोले कि रेडियल नोड 0 है, रेडियल नोड क्या है? 0 है, और इसका स्टार्ट भी होगा कहां से? ये वाला जो ग्राफ होता है वो स्टार्ट होता है कहां से? स्टार्ट्स फ्रॉम 0, ठीक है, 0 से इसको स्टार्ट कर देना, तो ये सिंपली एक पहाड़ी आपका बन गया। देखना है, बड़ा आसान है, 2 रेडियल नोड, ठीक है, तो एक रेडियल नोड, तो ये जाएगा यहाँ पे और ये जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ऐसा क्लियर है? समझ में आया? अब यहाँ पे 2 रेडियल नोड, अब 2 रेडियल नोड हो गया तो क्या हो गया? ये यहाँ से उठा देंगे ऐसा, ये उठा देंगे ऐसा, ये उठा देंगे ऐसा, समझ में आया? क्लियर है? 2 बार टच किया, दैट इज 2 रेडियल नोड हो गया, एक बार टच हुआ यानी एक रेडियल नोड हो गया। 0 रेडियल नोड, तो ये भी यहाँ से उठ करके कहाँ चला जाएगा? बस ये चला जाएगा और कुछ नहीं होगा। इज दैट क्लियर? तो ये आपका था पूरा जो ग्राफ, जो कि बेस था किस पे? आपका वेव ऑर्बिटल, जो हम लोग पढ़ रहे थे ऑर्बिटल वेव फंक्शन, उस पे आपसे रिलेटेड था। बड़ा ही आसान सा ग्राफ है, बस ध्यान में रखना है कैसे हम बताए हैं, और बताने का तरीका आप चाहें तो उसको आप रफली आप लिख भी लीजिएगा कि इसमें ये चीज देखना है। भाई ग्राफ देखते समय अपने को बस पहाड़ी देख लेना है, एक रेडियल नोड 2 पहाड़ी बनेगा, और पहला वाला पहाड़ी दूसरे वाले से क्या रहेगा? छोटा रहेगा, यानी दूसरा वाला बड़ा रहेगा। ये देखेंगे इस तरीके से, ये चला जाएगा, 2 रेडियल नोड है, 2 बार टच करेगा, ठीक है, बात समझ में आया? तो ये आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर नाम का चैप्टर पूरे तरीके से क्या होता है? समाप्त होता है। आप पहले इसको नोट करें, एक आध नहीं होता है तो क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। फॉर्मूला याद रखना, इस चैप्टर में बहुत सारा फॉर्मूला है, छोटा 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 छोटा, तो याद रखने के लिए आप एक पेपर में लिख करके उसको, ठीक है, आप दीवार पे भी चिपका सकते हैं आपके स्टडी रूम में, जिससे आपको आसानी से वो हमेशा 24/7, अभी तो आप घर में ही है, तो वो आपको नजर आते रहे, ठीक है, और नजर आने से कई बार रटना नहीं पड़ता है, बड़ा ही आसानी से, थोड़ा टाइम लगता है लेकिन वो याद हो जाता है। लेकिन हम तो कहेंगे कि आप पढ़िए भी उसको, ठीक है, एक बार रिवाइज कीजिए, अभी स्टार्टिंग सिलेबस है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं जाएगा, लेकिन यदि हम उसको छोड़ते जाएंगे तो फिर बाद में डिफिकल्ट होते जाएगा, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन है यहाँ आपका, बोलता है कि कैलकुलेट एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन, कैलकुलेट, ठीक है,
कैलकुलेट, एक सेकेंड, कैलकुलेट एनर्जी ऑफ वन फोटोन, ठीक है, वन मोल ऑफ फोटोन, वन मोल ऑफ फोटोन, photons of radiation, ठीक है, whose frequency is, whose frequency is, ठीक है, 5 इंटू 10⁻14 हर्ज, 5 इंटू 10⁻14 हर्ज। बात समझ में आया? 5 इंटू 10⁻14 हर्ज। तो ये क्या बोल रहा है कि 1 मोल ऑफ फोटोन्स, आपको एनर्जी निकालना है किसका? 1 मोल ऑफ फोटोन का, ठीक है, जिसका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ आपका इतना, लैम्डा इज इक्वल टू क्या दे दिया हुआ है, सॉरी, न्यू इज इक्वल टू, न्यू इज इक्वल टू क्या दे दिया हुआ, 5 इंटू 10⁻14 हर्ज, ठीक है। और हर्ज को हम लोग क्या लिख सकते हैं? सेकंड इनवर्स, ये भी आपको बताए हैं। अब 1 मोल का निकालना है, तो आप क्लास 9 में पढ़े होंगे, 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। ये माइक्रोस्कोपिक चीजों के लिए होता है, जैसे कि हम 1 डजन कहते हैं, तो 1 डजन इज इक्वल टू 12 होता है, ठीक है। एक डजन यदि हम एग मांगते हैं तो 12 अंडे आपको मिलते हैं। एक डजन यदि हम बनाना यदि मांगते हैं तो आपको 12 गिन करके मिलते हैं। वैसे ही 1 मोल जो होता है वो माइक्रोस्कोपिक चीजों को काउंट करने के लिए 1 मोल का इस्तेमाल किया गया, और उसके अंदर में जो नंबर आते हैं वो कितने नंबर आते हैं? 6.022, कहीं कहीं 6.023 भी आपको मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इंटू 10⁻23 वो डिजिट आते हैं, तो 1 मोल इतना हो गया। बात समझ में आया? तो E इज इक्वल टू एनर्जी इज इक्वल टू क्या पढ़े हम लोग? एच न्यू। E इज इक्वल टू क्या पढ़े? एच न्यू। बात समझ में आ रहा है? और यदि हम बात करें 1 मोल का निकाल रहे हैं, पर मोल का, तो अच्छा, इस 1 मोल को हम लोग क्या लिखते हैं? Na, Na से भी डिनोट करते हैं। और Na क्या है? एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने ही इस मोल का नंबर का आविष्कार किया था, उसी के बारे में बताया था। तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं Na से, ठीक है। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? Na से। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं E इज इक्वल टू एच न्यू, और पर मोल के निकालना है तो E इज इक्वल टू Na, ठीक है, Na H न्यू, ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो बाकी डेटा तो आपका दिया हुआ है, H का तो आपको वैल्यू पता ही है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू H क्या हो जाता है? 6.63 इंटू 10⁻−34, ठीक है, -34, और इंटू क्या हो जाएगा? ये कितना दिया हुआ है? 5 इंटू 10⁻14, 5 इंटू 10⁻14। इज दैट क्लियर? समझ में आया? और इसको आप कैलकुलेट किस तरीके से कर लेंगे? 6.022 इंटू 10 इंटू, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा? 6.63। मतलब हम बता रहे हैं आपको कि बहुत ज्यादा परेशान होने की बात नहीं, इसको जो इस तरीके का डिजिट है उसको यहाँ पे ले आएंगे, और इंटू क्या हो जाएगा? 5, और इंटू आपका हो जाएगा 10⁻, सबको जोड़ देंगे, यानी 23 प्लस 14, और माइनस ये हो जाएगा 34। इज दैट क्लियर? तो ये देखिए हो जाएगा अपने में 37, और 37 में से चला जाएगा 34, कितना बच जाएगा? 3, केवल कितना बचेगा? 3। और यहाँ पे आप कैलकुलेट करेंगे तो 6 6 36, 36 से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि 0.5 के 0.5 इसको भी हम कंसिडर कर लें। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे अच्छे से, तो आपका जो है पूरा करने के बाद ये आ जाएगा 19, ठीक है, 199508, 199508.8 जूल पर मोल, 8 जूल पर मोल ये आपका आएगा, क्योंकि पर मोल ही निकाल रहे हैं 1 मोल का। और इसको हम ऐसा भी चाहें तो 1.99 इंटू 10⁻12345 10⁻5 जूल पर मोल भी लिख सकते हैं एनर्जी। इज दैट क्लियर? समझ में आया? तो ये पर मोल का एनर्जी आपके सामने आता है, ठीक। अगला क्वेश्चन यदि हम कहें उसको देखते हैं थोड़ा सा। वैसे तो क्वेश्चन का कोई अंत नहीं है, लेकिन हम आपको बहुत सारे क्वेश्चन करवा चुके हैं। ठीक है, तो आपका अगला क्वेश्चन कहता है व्हेन अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है, व्हेन अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन
ठीक है, व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 300 नैनोमीटर 300 nanometer falls on the surface of sodium falls on the surface of sodium, ठीक है, सोडियम, इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड, ठीक है, विथ अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ, ठीक है, 1.68 into 10 raised to 5 joule per mole. What is the minimum energy, ठीक है, what is the minimum, ठीक है, what is the minimum energy needed, ठीक है, to remove an electron, to remove an electron from sodium, ठीक है, फ्रॉम सोडियम, ठीक, और साथ ही साथ क्वेश्चन ये भी पूछता है व्हाट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ, व्हाट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ, what is the maximum wavelength that will cause of photoelectrons, ठीक है, to be emitted, ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसमें ध्यान से समझ लेना है कि किस प्रकार से ये हो रहा है, ठीक है, बात समझ में आया, ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है आपका, सबसे पहले तो ये बोल रहा है आपका कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जिसका वेवलेंथ कितना दे दिया हुआ 300 नैनोमीटर, पहला चीज तो ये आ गया, आपका लेमडा दिया हुआ, तो लेमडा इज इक्वल टू क्या लिख देंगे 300 नैनोमीटर, बात समझ में आया, कितना लिखा हुआ है 300 नैनोमीटर, और इसको यदि मीटर में कन्वर्ट कर दे तो क्या हो जाएगा आपका 300 इंटू 10⁻⁹ मीटर, ये नैनोमीटर में था, ठीक है, और सरफेस ऑफ सोडियम, ये किस चीज का सवाल है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, याद आ रहा है, सोडियम लिए हुए हम लोग मेटल, इलेक्ट्रॉन्स एमिट कर रहा है विद काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी आपका क्या दे दिया है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू दिया 1.68 इंटू 10⁵ जूल पर मोल, काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या हो गया आपका, एक तो एनर्जी क्या हो रहा होगा, इस ये मेटल है, ठीक है, यहाँ पे एनर्जी का सोर्स हम लोग दिए, एनर्जी दिए यानी कि एच न्यू दिए, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है बाहर इजेक्ट हो गया, तो यदि एच न्यू इज इक्वल टू रहेगा एच न्यू नॉट के, यानी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी समझ रहे थे ना वो, हाँ, मिनिमम वाला जो बात हम लोग कर रहे थे, तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो है उतना यदि इक्वल रहेगा तो इलेक्ट्रॉन ओनली इजेक्ट आउट, और इलेक्ट्रॉन फिर आगे ट्रेवल भी कर रहा है, इसमें काइनेटिक एनर्जी भी है, यानी कि वो क्या है एच न्यू बहुत ज्यादा है, किससे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, ठीक है, तभी तो एनर्जी केवल इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकाल रहा है, साथ ही साथ आगे इलेक्ट्रॉन को ट्रेवल भी करवा रहा है, बात समझ में आया ये चीज, इसीलिए इसका क्या दिया हुआ है काइनेटिक एनर्जी, और क्या बोल रहा है, पूछ क्या रहा है कि व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी नीडेड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, मिनिमम एनर्जी का मतलब क्या हो गया आपका, एक तरह से एनर्जी जो हम लोग कह सकते हैं थ्रेशोल्ड वाला, ठीक है, मिनिमम एनर्जी जिस आयोनाइजेशन एनर्जी भी जिसको हम लोग कह सकते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन जस्ट क्या हो रहा है इजेक्ट आउट, वो मिनिमम एनर्जी निकालना है, यानी कि टोटल वाला एनर्जी क्या हो गया, टोटल एनर्जी जो होगा, ठीक है, टोटल एनर्जी में से यदि हम लोग माइनस कर देंगे काइनेटिक एनर्जी, तो जो बचा हुआ एनर्जी होगा वो आपका क्या निकल जाएगा, मिनिमम एनर्जी जिससे इलेक्ट्रॉन केवल बाहर निकल रहा है, और वो एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी मिलकर के हो जाएगा आपका टोटल एनर्जी, और अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ एनर्जी will cause photoelectrons to be emitted, तो मैक्सिमम वेवलेंथ का क्या हो गया, मिनिमम फ्रीक्वेंसी मतलब मिनिमम एनर्जी, मतलब कि जो एनर्जी इसका निकलेगा, मिनिमम एनर्जी जो निकलेगा यहाँ से ये वाला से, उसी का हम लोग क्या निकाल देंगे, वेवलेंथ निकाल देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा मैक्सिमम वेवलेंथ हो जाएगा, तो आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, काइनेटिक एनर्जी दे दिया है, तो क्या लिख सकते हैं, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, क्वेश्चन में यही है ना, ठीक है, अब लिख रहे हैं हम लोग एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, ठीक है, पर मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन,
ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा वो चूंकि काइनेटिक एनर्जी भी पर मोल में दिया हुआ है यहाँ पे, तो पर मोल में ही लिख रहे हैं। एनर्जी एब्जॉर्ब, जो एनर्जी वहां से आ रहा है, इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, एनर्जी इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, जो आपका थ्रेशोल्ड एनर्जी रहेगा, यानी कि मिनिमम एनर्जी रहेगा, उसको क्या बोलेंगे, थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी और साथ ही साथ क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। जो एनर्जी आपका बच गया दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। बात समझ में आ रहा है। और थ्रेशोल्ड एनर्जी जो है वो आपका क्या हो जाएगा, NHC अपॉन लेमडा, एनर्जी ऑफ वन सॉरी एनर्जी एब्जॉर्ब्ड 1 मोल ऑफ फोटोन, ठीक है। एनर्जी एनर्जी एब्जॉर्ब, ठीक है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, पर मोल लिखा हुआ तो एनर्जी एब्जॉर्ब पर मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, क्या लिख सकते हैं, NaH न्यू, ठीक है, HC अपॉन, ठीक है, लेमडा दिया हुआ है तो इसलिए लेमडा हम यहाँ पे लिख दिए ये, और Na क्या है यहाँ पे, यस। बात समझ में आया। एवोगाड्रो नंबर, तो यहाँ पे आप वैल्यू बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा 6.023 या 22 कुछ भी ले सकते हैं, इंटू 6.63 इंटू 10⁻⁻, सॉरी यहाँ पे ये भी छूट रहा है, ठीक है, ये हो जाएगा इंटू 10⁻23 इंटू, ठीक है, क्या हो जाएगा ये 6.63 इंटू 10⁻, ठीक है, -34 और इंटू आपका क्या हो जाएगा 3 इंटू 10⁻8 और अपॉन क्या हो जाएगा, लेमडा कितना दिया हुआ है 300 इंटू 10⁻⁹ ये वाला चीज आपके सामने आ रहा है -9, ठीक है। और ये वाला सारा, ये चूंकि सारा क्या है कांस्टेंट टर्म ही है, सारा क्या है कांस्टेंट टर्म ही है, और सारा कांस्टेंट टर्म है, ये ट्रिक हम आपको बताते रहे, NaHC ये सारा कांस्टेंट टर्म है, तो जब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा तो 119.8 के समथिंग आता है, 119.8, यस 119.8, ठीक है, इंटू 10⁻³ ये आपको देखने को मिलेगा, और नीचे में आपका आ जाएगा 300 इंटू 10⁻⁹ तो इसको हम लोग कंसिडर कर लेंगे 120, ठीक है, क्या कर लेंगे 120 अपॉन 300 और इंटू ये 10⁻⁹ ऊपर चला जाएगा प्लस में 9 हो जाएगा, ये चला जाएगा तो बचेगा 10⁻⁶, ये डबल एक जीरो कटा, 6 दूना 12, 6 पचे 30, ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा आप करेंगे 0.94 आ जाएगा, तो ये करने पे आपका जो है 0.4, ठीक है, 0.4 इंटू 10⁻⁶, यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं 4 इंटू 10⁵, ठीक है, और ये किस में आया है, निकाल रहा है एनर्जी निकाल रहे हैं तो जूल, ठीक है, पर मोल आएगा, जूल पर मोल आपका एनर्जी कितना आ गया 4 इंटू 10⁵, ठीक, इतना एनर्जी ये क्या किया है, अब्सॉर्ब किया है, यानी कि उधर से जो है वो आ रहा है। बात समझ में आ रहा है, क्लियर है, तो ये एनर्जी निकल गया। अब ये काइनेटिक एनर्जी, बात समझ में आया, ये वाला हो गया आपका टोटल एनर्जी, और नीचे में आपका क्या दे दिया है बेटा, काइनेटिक एनर्जी, यानी अब हम लोग क्या निकाल लेंगे, थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है, तो ये थोड़ा सा मिटाते हैं ऊपर में, ठीक है, तो थ्रेशोल्ड एनर्जी जो होगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 इंटू 10⁵, ठीक है, और माइनस हो जाएगा कितना दिया हुआ है 1.68 इंटू 10⁵, ठीक है, और ये माइनस करने पे आपका कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा तकरीबन तकरीबन, ये तो 4 है, ठीक है, और थोड़ा सा हो सकता है कि 3.98 ऐसा भी आपको देखने को मिले, तो ये माइनस करने पे आ जाएगा 2.32 इंटू 10⁵ जूल पर मोल, ये तो पर मोल का आ गया। अब क्या बोल रहा है, व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी नीडेड, ये तो निकल गया आपका पहला वाला। अब बोल रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ दैट विल कॉज फोटो इलेक्ट्रॉन्स टू बी एमिटेड, यही है ना क्वेश्चन, एक बार मैच कर लेते हैं। हाँ ठीक है, ठीक, तो अब मिनिमम एनर्जी क्या हो गया, यही वाला हो गया आपका मिनिमम एनर्जी, मिनिमम एनर्जी, मिनिमम एनर्जी ये हो गया। अब मिनिमम एनर्जी हो गया तो इससे क्या निकल सकता है, मैक्सिमम वेवलेंथ, क्योंकि एनर्जी क्या हो जाएगा इनवर्सली टू क्या होगा वेवलेंथ के, ठीक है, तब हम यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं लेमडा। अच्छा ये तो पर मोल था, ये किसके लिए था, पर मोल के लिए था, अब हम किसके लिए निकाल लेते हैं, एक इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है, क्योंकि एनर्जी केवल किस क्या बोल रहा है,
कितना एनर्जी हम यहाँ पे लगाएं, सॉरी वो वेवलेंथ बताना है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन जो है, फोटो इलेक्ट्रॉन जो है जस्ट क्या हो जाए, टू बी एमिटेड, जस्ट बाहर निकल जाए। ठीक है, क्लियर है ये चीज। तो उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, उसके लिए अपने को निकालना पड़ेगा आपका पर इलेक्ट्रॉन, यानी एक इलेक्ट्रॉन का मिनिमम एनर्जी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड ठीक है टू फॉर वन इलेक्ट्रॉन, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन के लिए 2.32 इंटू 10⁵ अपॉन 1 मोल का जो वैल्यू है उसमें तो कितना था 6.022 ना, तो हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 और इसका जो वैल्यू आ जाएगा आपका, या हाँ इसका वैल्यू आ जाएगा 3.84 इंटू 10⁻19 जूल, ये आपका आ गया। ठीक है, ये आपका आ गया। ठीक है, बात समझ में आया, एक इलेक्ट्रॉन के लिए आपका निकल गया। अब इसी का हम लोग क्या निकाल लेंगे, लेमडा, क्या निकाल लेंगे, लेमडा। ठीक, ये मिनिमम एनर्जी निकल गया और लेमडा क्या निकलेगा, मैक्स निकलेगा। लेमडा क्या निकलेगा, मैक्स। तो लेमडा इज इक्वल टू, ठीक है, और लेमडा क्या है, मैक्स। लेमडा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच सी अपॉन, ठीक है, एच न्यू, यही हो जाएगा ना, एच न्यू। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ सॉरी एच सी अपॉन लेमडा इज इक्वल टू क्या हम लोग लिखते हैं, एच सी अपॉन लेमडा। तो यहाँ और हम लोग क्या लिख सकते हैं, लेमडा, और ये क्या होगा, मैक्स इज इक्वल टू एच सी अपॉन ई। ठीक है, एच सी अपॉन ई। तो इसका अब हम लोग वैल्यू क्या बैठा देते हैं, 12 पढ़े ना, 12400 अपॉन ई क्या लिखे हैं 3.84 इंटू 10⁻⁻19 और ये जूल में है। और ये वैल्यू किसके लिए था, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम लोग लिखे थे, और जूल में लिखने के लिए क्या करते थे, इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ये भी करते थे। तो ये आपस में खत्म हो जाएगा। ठीक है, और ये जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे पूरा, ठीक है, तो अप्रोक्स आपका आ जाएगा 5166.6। ठीक है, 5166.6 यानी अप्रोक्स हम लोग इसको क्या मान सकते हैं, लिख सकते हैं 5, ठीक है, 5167 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, और यदि क्वेश्चन में नैनोमीटर में पूछ दे तो क्या कर देंगे, हम इसको लिख सकते हैं 516.7 नैनोमीटर। इज दैट क्लियर। तो ये आपका क्या आ गया, लेमडा, और ये आ गया लेमडा क्या है, मैक्स, क्योंकि एनर्जी क्या है आपका, मिनिमम। यस, और बता दे कि ये वाला जो वेवलेंथ है, ये वाला जो वेवलेंथ है वो किसका होता है, ग्रीन लाइट का, ग्रीन लाइट का। ठीक है, ये भी ध्यान में रख लेंगे, एक्स्ट्रा नॉलेज हो गया। तो आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर पूरा समाप्त होता है, कुछ क्वेश्चंस भी ले लिए। अगला क्लास जो होगा हमारा होगा मोल कॉन्सेप्ट का। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 9 क्लास में थोड़ा सा झलक आपको उसका नजर आया होगा, लेकिन यहाँ पूरा चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि हर एक चैप्टर में फिजिकल में कहीं ना कहीं मोल कॉन्सेप्ट जो है वो डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली आपसे पूछ ही लेगा। ठीक है, जेई में भी जो क्वेश्चन आते हैं मोल कॉन्सेप्ट के डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं, कभी कभी देखने को मिलते हैं मैक्सिमम, लेकिन इनडायरेक्ट वे में वो दूसरे जो चैप्टर्स हैं उससे आपको सॉल्व करवा ही कर ले लेगा। ठीक है, तो अगले क्लास में फिर से मिलते हैं। थैंक यू सो मच।